नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं ऋतिक केसरवानी आपके लिए फिर उपस्थित हूँ एक बार यूपी TSSC राजस्व लेखपाल की मैथ लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले दिनों में राजस्व लेखपाल के कुछ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करवा रहा था, लेकिन पेपर की डेट आसपास ना दिख रही थी। इस वजह से उसको मैंने थोड़े दिन के लिए छोड़ रखा था, क्योंकि बहुत से मेरे जो दोस्त भाई यार है दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। जैसा कि अब बहुत दिन हो गए हैं, लेखपाल का फॉर्म सभी ने भर रखा है, बहुत ही जल्दी उसमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट होंगे और वे आगे चल के पेपर देंगे। अभी ये भी नहीं कंफर्म है कितने परसेंटाइल वाले शॉर्ट लिस्ट होंगे या कब पेपर होगा, लेकिन पेपर आपका बहुत जल्द होगा, इस बात को आप माने रखिए। पेपर हमारा 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर होना ही होना निश्चित है। तो उस 1-2 महीने के भीतर आपको सारी तैयारियों को फिर से रिवीजन करना है। पढ़ा तो आपने है ही, लेकिन अब आपने बीच में उसको थोड़े दिनों के लिए छोड़ दिया, क्योंकि काफी दिनों से पेपर की कोई खबर ही नहीं थी। लेकिन अब कुछ दिनों पेपर होने ही वाला है, इस बात को आप एकदम कंफर्म मान लीजिए। तो आपको अपनी तैयारी को फिर से स्टार्ट कर देना है, और जिसने स्टार्ट रखी है वो रिवीजन करना स्टार्ट कर दे, जिससे कि इस बार का जो आपका मौका है, इस मौके में आप एकदम सफल हो जाएं। इस बात को आप बखूबी जान ले कि 2024 के बाद आपको सरकारी नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप एक बार भगवान के दर्शन पा जाएंगे, लेकिन सरकारी नौकरी के दर्शन नहीं पाएंगे, क्योंकि 2024 में अगर एक बार फिर से सरकार आएगी तो सब कुछ निजीकरण हो जाएगा और सब प्राइवेट सेक्टर में बदल जाएगा, जिससे कि सरकारी नौकरी के एकदम नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो आपके पास ले दे के यही कुल 10 से 15 महीने का समय बचा है। इसी 15 महीने में अगर आप नौकरी पा जाते तो समझ लीजिए आप का जीवन सफल हो जाएगा। और अगर इस 15 महीने के अंदर आप नौकरी नहीं पाते हैं, तब आगे आप समझ लीजिए कि इतना कंपटीशन बढ़ जाएगा, इतना कंपटीशन बढ़ जाएगा कि आपको बहुत ही क्या होगी, मुश्किल होगी। वो एक सरकारी नौकरी के पीछे 60,000 सैलरी न देके 4 प्राइवेट वर्कर रखेंगे और 15-15 हजार सैलरी देंगे, उनका तो फायदा होगा ही, लेकिन उस 15,000 में आप अपना जीवन कैसे यापन करेंगे इस महंगाई में, ये आपको सोचना है। तो सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए, एकदम सारी घर की परेशानी सब कुछ को छोड़ के बस लग जाइए पढ़ाई में। अब आपके पास केवल और केवल ये लेखपाल का मौका, अगर आप यूपी TSSC की तैयारी करते हैं और ग्रुप सी की नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपके पास लेखपाल से अच्छा मौका कोई नहीं है और इससे सम्मानित नौकरी भी कोई नहीं है। तो मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, चलता हूँ अपने क्वेश्चनों पे। मैं जैसा कि आपको मैथ पढ़ाता हूँ और अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैथ आपको पढ़ाऊँ नहीं, आपके लिए एकदम मैथ को आसान बना दूँ, चाहे वो ट्रिक के साथ बनाओ चाहे कॉन्सेप्ट के साथ बनाओ, लेकिन मैं अपने पूरी मेहनत पूरा एफर्ट देता हूँ आपको अच्छे से समझाने का। तो अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। देखते हैं आज हमारे प्रैक्टिस सेट में किस टाइप के क्वेश्चन हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोल क्या रहा है। देखिए नंबर सिस्टम, परसेंटेज, लाभ हानि से और भी 1-2 चैप्टर जो हमारे लेखपाल एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं, या उनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे कि हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आना ही आना है। तो उन खास चैप्टरों को लेके मैं आपके बीच में आया और उनके कुछ क्वेश्चनों को ले आया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ईजी है या हार्ड ये मतलब नहीं रखता, इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सब लेखपाल लोअर सेकेंड की परीक्षा में आए हुए प्रश्न। तो ये मत सोचिए कितने ईजी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या इतने हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, बस आपको आना चाहिए। आइए देखिए क्वेश्चनों को सॉल्व कराता हूं मैं। बोल क्या रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरीके भाज्य हो जाए, मतलब कट जाए। एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए तो क्वेश्चन बहुत आपके लिए आसान होगा। और क्वेश्चन को सुनने के बाद अगर आप एक बार क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ गए कि बोलना क्या चाह रहा है, हमसे सॉल्व क्या कराना चाह रहा है, तो कभी भी आपको गणित हार्ड नहीं लगेगी। देखिए बोल क्या रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि 307 से पूरी तरीके विभाज्य हो जाए। आप एक बात को बखूबी जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होती है, 9999। क्या होती है, 9999। इसमें इस संख्या में हमें सबसे छोटी संख्या, ऐसी सबसे छोटी संख्या जोड़नी है जिससे कि यह संख्या 307 से पूरी तरीके क्या हो जाए, भाज्य हो जाए। मतलब इस संख्या को हमें 307 से पूरी तरीके काटना है। तो वही वो पूछ रहा है हमारा एग्जामिनर कि कितना हम जोड़ दें, कम से कम बताना है, एकदम न्यूनतम मान हमसे पूछा है कि कितना हम जोड़ दें कि पूरी तरीके विभाजित हो जाए। आइए मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूं कि कितना शेषफल बच रहा है, उस शेषफल में हमें कितने की कमी है। इस भाज्य के
लाने के लिए, इस भाज्य के बराबर लाने के लिए उस शेषफल में कमी कितने की हो रही है, हमें पहले वही निकालना है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ से कम 3 बार ले जाइए। कितनी बार ले जाएंगे? 3 बार। क्या हो जाएगा? 921 हो जाएगा। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, ये क्या हो जाएगा? 0, वहां से आएगा 9। अब आप 2 बार ले जाइए, कितना हो जाएगा? 614। 9 में से 4 गया 5, 8 में से 7 गया 1, कुल यहाँ बचा कितना शेषफल आपका? 175। कितना बचा? 175। यहाँ पूरा पूरा कट जाना चाहिए था, उसने क्या बोला था? पूरी तरीके भाज्य हो जाए। तो यहाँ पूरी तरीके भाज्य होने का मतलब समझते सबसे न्यूनतम मान। पहली बात, यहाँ जो संख्या लिखी उससे कम है, सबसे न्यूनतम मान यहाँ पे क्या आएगा कि कम से कम 307 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 307 आना चाहिए। सबसे छोटी संख्या जोड़ने को बोला है ना, तो इसमें हम लोग कितना जोड़ दे कि 307 आ जाए? आप यहाँ पे देखिए 307 में अगर हम लोग 175 को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ बचा कितना? 1। 132। अगर 175 में हम लोग कितना जोड़ देते हैं? 132। क्वेश्चन का यहाँ ध्यान समझिएगा, बोला है सबसे छोटी संख्या आप क्या जोड़ेंगे? हम 132 जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? 5 2 7, 7 3 10, हासिल लगा 1, और ये क्या हो जाएगा? 3। देखिए वापस यहाँ 307 आ गया। अब आप एक बार ले जाएंगे और ये 307 पूरा पूरा क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने ये बात बखूबी समझ गए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरीके भाज्य हो जाए, तो वह छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या है? 132 है। क्या है? 132 है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया रहा है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन बोल क्या रहा है? ए कोई वैल्यू है जो कि 228 को पूरी तरीके विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना है। देखिए बोल क्या रहा है? ए कोई संख्या है, उससे जब हम लोग 228 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो 18 शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है? 18 शेषफल बचता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान हमसे पूछ रहा है कि ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, मतलब ए का वो वैल्यू क्या होगा जो सबसे बड़ा हो। कितने अंक का हो? 2 अंक का हो। 3 अंक का नहीं होना चाहिए, 2 ही अंक का हो। आप यहाँ बात समझिए, जो 228 है इसमें अगर हम लोग 18 माइनस कर दें, ये जो इसका शेषफल कितना आया है? 18 आया। अगर 18 माइनस कर दें तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये जो 210 है, ये 210 क्या है? ए से पूरी तरीके क्या है? विभाजित है। क्या है? पूरी तरीके विभाजित है। अब आप यहाँ से बात को समझिएगा, बात बहुत आसानी से एकदम आप ऑप्शन देख देख समझ जाएंगे। 30 देखिए, 30 भी 210 से क्या होता है? पूरी तरीके कटता है, और शेषफल कितना बचेगा? 18 बचेगा अगर हम लोग 228 को डिवाइड करते हैं। अब आप यहाँ से 21 को भी देखिए, 21 भी 210 को पूरी तरीके काटेगा और 18 शेषफल बचाएगा। 35 भी आपका पूरा 210 को काटेगा और 18 शेषफल बचाएगा। ये हमारा यहाँ पे जो 70 लिखा हुआ है, ये भी 210 को काटेगा और 18 शेषफल बचाएगा। तो इससे आप ये समझ गए उसने बोला क्या है? ए के 2 अंकों का सबसे बड़ा मान। तो 2 अंकों का सबसे बड़ा मान आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? केवल 70 दिख रहा है। देखिए ऑप्शन में उसने चारों दिया था, चारों संख्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करती है। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा मान ना लिखा होता तो यहाँ पे चारों आंसर हमारे क्या होते? एकदम सही होते। बस एग्जामिनर आपको यही फंसाएगा कि यहाँ पे सबसे बड़ा मान लिख दिया, और जब आप किसी भी एग्जाम में बैठते तो एग्जाम का प्रेशर इतना तेज रहता है कि आप क्वेश्चन में माइनर से माइनर मिस्टेक कर देते हैं और आपका वो नंबर कट जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मान पूछा था। देखिए चारों ऑप्शन इस बात को एकदम सही प्रूव कर रहे हैं कि हाँ भाई ये विभाजित कर देगा, 18 शेषफल बच जाएगा। लेकिन एग्जामिनर हमसे पूछा क्या है? सबसे बड़ा मान। किसका सबसे बड़ा मान? ए का सबसे बड़ा मान। ए का सबसे बड़ा मान हमारा क्या होगा? 70 होगा। ये 2 अंकों का इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा मान है। आशा करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, समझाने का मेरा तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा स्क्रीन पे। बोल क्या रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? जो हमारा एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया उसकी जगह पे क्या आएगा? देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह को आप यहाँ पे से प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगा लीजिए। इसका कितना बोल रहा है? 30%। 30% को आप 30/100 भी लिख सकते हैं, प्लस 64 का 5/8%। कितना परसेंट? 5/8। क्या है आंसर हमारा? क्या आया है? 121 आया है।
बोल रहा है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ऐसी क्या संख्या रख दे कि यहां से लेके यहां तक सॉल्व करने पे 121 वैल्यू आनी चाहिए। आप क्वेश्चन मार्क को कुछ नहीं x मान के चलिए, हम आगे सॉल्व आपको कराते हैं। देखिए ये एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे का मतलब गुणा होता है, इस बात को आप बखूबी समझिएगा। 8 कम 8, 8 अठाई 64, ये भी अपना पूरी तरीके से कट गया। अब आप यहाँ देखिए आगे ये क्या हो जाएगा, 3x अपॉन 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 पंच 40, कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 121। अब यहाँ से 40 इधर जब माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x अपॉन 10, देखिए ये प्लस 40 इक्वल टू उधर जाएगा माइनस 40 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 81 बचेगा। 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 810 हो गया, कितना हो गया 810, इसका इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 810 अपॉन 3 हो जाएगा। इसको आप जब काटेंगे कितना आएगा 270 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 270 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे हमारे दिया हुआ है। तो बस क्वेश्चन जैसे बोला उस अकॉर्डिंग रख के आप उसको सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर हमेशा एकदम 100% सही आएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे उसी तरीके का एक और प्रश्न आ गया आप लोगों के लिए। कौन सा है, चौथा नंबर प्रश्न है। बोल क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क के 5/6 के 25% का 60% 630 है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको क्या ले लेना है, x ले लेना है। x का कितना 5/6 का कितना परसेंट 25% बोला है, तो 25/100। देखिए ये x का 5/6 भी एक प्रकार से 5/6% ही माना जाता है। आगे क्या बोला है 25 का 60, इसका भी 60%, 60% का आपको 60/100 आप लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 630। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी, इसी को बताना है। पहले आप इन सबको सॉल्व करते हुए छोटा कर दीजिए। 6 कम 6, 6 दहम 60, 10 एकम 10, 10 दहम 100। ठीक है, अब आगे आप देखिए 25 एकम 25, 25 चौका 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सब काट पीट के खत्म एकदम। ऊपर बचा क्या हमारा x, नीचे क्या बचा 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 630 हो गया। x की वैल्यू क्या आएगी 8 0 0, 8 6 24 का 4 कैरी लगा 2, 8 6 48 2 50, 5040। यहाँ से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संख्या क्या लिखाएगी 5040। देखिए क्या ऑप्शन में 5040 दिया, नहीं, ऑप्शन में 5060, 5200, 4880, 4500। आप एक बात और नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ ई नंबर ऑप्शन दिया। ई नंबर ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो जब हमारा आंसर ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है और इनमें से कोई नहीं दिया है, तो यही हमारा क्या होगा सही जवाब होगा। ऐसी परिस्थिति आने पे एक बार आप अपने क्वेश्चन के कैलकुलेशन को बार बार चेक करिएगा कि कहीं हमसे कोई छोटी सी मिस्टेक तो नहीं हो रही। क्योंकि देखिए आपका आंसर क्या आया 5040, एग्जामिनर ने ऑप्शन में दे क्या रखा था 5060। आप सॉल्व करते कहते सबसे नजदीक यही है, लग रहा है यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत हुई है। आप एक बार 5060 पे टिक मारने का मन आपका 200% करता, और कुछ मेरे दोस्त यार उस पर क्या करते टिक मार भी देते, क्योंकि कहते इसके आसपास है, हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत इधर उधर हुई हो, कौन इसको चेक करेगा, हमारा समय खराब हो रहा है। उस समय को बचाने के लिए आप इस पर टिक मार सकते थे, लेकिन यहाँ जब ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, तो कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा। कई जगह पे इसका प्रयोग नहीं होता, लेकिन आज दिया है तो इसका उपयोग हुआ है। तो आप समझिएगा अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो एक बार क्वेश्चन को जरूर चेक करिएगा। अगर आपका क्वेश्चन सही है, वही 5040 आपका आंसर आ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं टिक मार के आप आगे बढ़ जाइएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। बोल क्या आ रहा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। संख्याओं का योगफल क्या है। बोल क्या रहा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, कितने के अनुपात में है 3:4 के अनुपात में है। अनुपात को आप कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं। बोल क्या रहा है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पे, मतलब इसमें भी अगर हम लोग 30 जोड़ दें और इसमें भी हम लोग क्या जोड़ दें 30 जोड़ते। देखिए ये जो हमारा था क्या था, रेशियो में था। हम संख्या को क्या मान लेते हैं x की, संख्या हमारी क्या रही होगी x रही होगी। उस संख्या किस में रेशियो में था 3:4 में था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। प्रत्येक में 30 जोड़ने पे जो हमारी संख्या का अनुपात बनता है क्या हो जाता है 9:10 हो जाता है। क्या हो जाता है 9:10 हो जाता है।
तो हमसे बोला क्या है, संख्याओं का योगफल हमसे पूछा है। किसका योगफल पूछा है? संख्याओं का। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर तो 10 यहाँ क्या हो जाता है 30x, और ये कितना हो जाएगा 300। ये क्या हो जाएगा 9 चौक 36x, और ये कितना हो जाएगा 270। ठीक है, अब यहां से आप बात को समझिएगा आगे। ये 300 इक्वल टू के उधर ले आइए, या इसको इक्वल टू के इधर लेते हैं। यहाँ बचेगा कितना 30। 300 में 270 माइनस हो गया, क्या बचेगा 30। ये 30x उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 6x। 6 कम 6, 6 पंचे 30। x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 5 आ गई। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। संख्याओं का योगफल पूछा था। क्या पूछा था? संख्याओं का योगफल। देखिए संख्या किसमें थी? 3:4 में थी, यानी 4 3 7। और संख्या को हमने माना क्या था? x, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। तो 7 गुणे 5, संख्या हमारी कितनी हो गई 35 हो गई। संख्या हमारी क्या हो गई 35 हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, संख्या आपकी क्या थी 3x/4x, 5 यहाँ 15 प्लस 5 चौक 20 इज इक्वल टू 35। तो चाहे ऊपर आप ऐसे जोड़ दीजिए, चाहे इसको पूरे तरीके से सॉल्व करिए, आपका आंसर वही आएगा। ऑप्शन हमारा आंसर क्या है 35 आया, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, यदि x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू 3:4:5 हो, और x प्लस वाई जेड क्या है 96 है। मतलब कि ये किस रेशियो में है? 3:4:5 में है, और इनका योगफल क्या है? x प्लस वाई जेड क्या दिया है 96 दिया। तो j का मान क्या होगा? किसका मान हमसे पूछा है? z का मान पूछा। देखिए यहाँ पे आप समझिएगा 3:4:5 हमारा इसमें दिया हुआ है। इनकी वैल्यू क्या दी हुई है 96, मतलब इनका योग कितना दिया है 96 दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 96। अभी यहाँ पे ये x y z आप भूल जाइए, यहाँ पे हमने संख्या मान ली कि संख्या हमारी क्या थी x थी। उस संख्या x को हमने जोड़ा है। 5 4 9 3 12x इज इक्वल टू 96। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 8 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 12 1 12 12 8 96। अब आप यहाँ से बात को समझिएगा, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8 आ गई। हमसे किसका मान पूछा है? z का मान पूछा है। z हमारा किस रेशियो में था? 5 के रेशियो में था। तो 5 गुणे हम क्या कर दें 8 कर दें, 5 8 40। हमें z की वैल्यू क्या मिल गई 40 मिल गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। देखिए कई बुकों में आपको क्या किया है, फिर यहाँ पे एक बार x की वैल्यू उठा के रखा है, y की रखा है, z की वैल्यू रखा है, और देन सबको सॉल्व करने के बाद तब आंसर लाए। लेकिन आपको पता है क्या z हमारा 5 के रेशियो में दिया था, और रेशियो हमारा एक रेशियो की वैल्यू 8 दिया है। एक यूनिट की वैल्यू कितना है 8 है, तो आप 5 यूनिट की वैल्यू 40 निकाल सकते हैं। आशा करूंगा सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ रहा हूँ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। बोल क्या रहा है, ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए का लाभ 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला, और सी को 5,000 रुपए मिला। तब ए के लाभ फलस्वरूप कितने रुपए मिले? देखिए एक कंपनी में 3 पार्टनर हैं ए बी सी। ठीक है, एक वर्ष में किसी एक वर्ष के लाभ की बात कर रहा है कि उसे जितना भी लाभ हुआ उस लाभ का 1/3% मिला, बी वाले को 1/4 भाग मिला, और सी वाले को 5,000 रुपए मिला। ठीक है, अब आप यहां से एक बार समझिए, हम कहते हैं उस वर्ष जिस वर्ष इन लोगों को लाभ हुआ था, उस वर्ष जो लाभ था हमारा, देखिए जब बटे में क्वेश्चन दिया रहे तो टोटल आप मान लीजिए 1 लाभ हुआ था। कितना लाभ हुआ था? 1 लाभ हुआ था। उसी 1 का 1/3 1/4 भाग इन लोगों को मिला। ठीक है, अगर परसेंटेज में दिया होता तो आप क्या मानते 100%, लेकिन आपको किस में दिया है? अभी बटे में दिया है, इसलिए आप इसको 1 मानिए। आगे देखिए मैं आपको कैसे सॉल्व कराता हूँ। देखिए ए को कितना मिला था 1/3 मिला था, बी को कितना मिला था 1/4 मिला था, और सी को पैसे के रूप में 5,000 मिला था। जबकि टोटल ये क्या है, किसी एक कुछ भी वैल्यू है उसको हमने 1 माना उतने लाभ का। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 4 + 3 मतलब कि 7/12 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 1। यहां से आप एकदम बात को बखूबी समझिएगा कि ए और बी क्या, ए और बी मिला के किसमें मिला के, ए और बी मिला के क्या हुआ 7/12 भाग हुआ। सी को कितना मिला 5,000 भाग मिला। अब आप यहाँ बात समझिएगा
कि अगर हम इसी इसी एक में कितना माइनस कर दे, 7/12, कितना माइनस कर दे, 7/12 से क्या बचेगा, 5/12। देखिए ये 12 एक कम 12 हो जाएगा, 12 में 7 गया 5। सी को कितना लाभ हुआ, 5/12 लाभ हुआ। बात को आप समझिएगा, हमको ए का पता था, बी का पता था, सी को हमने उस रूप में निकाला जिस रूप में ए और बी का दिया था। अब हमारा ये सी की वैल्यू पता चल गई। अब सी कितना है, 5000 है। इसका मतलब इस 5012 की वैल्यू ही क्या है, 5000। 5/12 बराबर कितना दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा किसका है, ए का पूछा है। किसका पूछा है, ए का। पहले हम लोग निकालते हैं कि किसका 5/12 भाग 5000 होता है। तो देखिए 5000/5/12 इसी का है ना। अब यहां से क्या हो जाएगा, 60,000/5। जब इसको हम लोग काटेंगे क्या आएगा, 12,000। तो आप यह बात बखूबी समझ गए कि 12,000 का, किसका, 12,000 का 5/12 भाग क्या होता है, 5,000 होता है। तो तीनों को मिला के जो लाभ हुआ था कितना हुआ था, 12,000 हुआ था। और हमसे पूछा कितने का है, ए का पूछा है। तो 12,000 का 1/3 भाग क्या होगा, 4,000 होगा। 3 एकम 3, ये कितना हो गया, 4,000। ए का भाग कितना होगा, 4,000 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन एम बी में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4,000 दिया हुआ है। आशा करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को फिर से मैं आपको समझाता हूं। ए बी सी एक कंपनी में हिस्सेदार थे। ए को 1/3 लाभ हुआ, बी को 1/4 लाभ हुआ, सी को 5,000 हमको वैल्यू दे दिया था। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व कराने में मदद करता। तो पूछा था ए को फलस्वरूप कितने रुपए मिले। भाग से हमें मतलब नहीं कितना परसेंट मिला, कितना रुपया मिला, ये हमसे पूछा था। तो आप यहां समझिए, जब ए को 1/3, बी को 1/4, इसका मतलब सी को टोटल में से इन दोनों को माइनस करने जो बचा होगा वही मिला होगा। इन दोनों को माइनस किया, क्या बचा, 5/12 बचा। इसी 5/12 की वैल्यू हमें कितना दिया था, 5,000 दिया था। और जब 5/12 की वैल्यू हमें 5,000 दिया था, तो हम यहाँ से बखूबी बहुत ही आराम से निकाल ली कि टोटल लाभ कितना हुआ था। टोटल उस कंपनी में 12,000 का लाभ हुआ था। ए का वहां पे कितना परसेंट था, 1/3% था। तो 12,000 का 1/3 भाग क्या होगा, 4,000 होगा। आशा करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। ये प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी हमारी, 8वां है। बोल क्या आ रहा है, यदि एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए आयत मतलब क्या होता है, अगर इंग्लिश में समझे रेक्टेंगल, इंग्लिश में ज्यादातर बच्चों को याद हो जाता है, लेकिन हिंदी में कुछ कंफ्यूजन होती है। तो आयत को ही रेक्टेंगल कहते हैं। बोल क्या रहा है, इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी गई, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए अभी तो हमें इसका पुराना क्षेत्रफल तो पता नहीं है। तो पुराने क्षेत्रफल को जब भी परसेंटेज में कोई चीज दी रहे, तो आप क्या मान लीजिए, 100%। क्या मान लीजिए, 100%। की पुराना क्षेत्रफल हमारा क्या था, 100% था। तो आप यहाँ समझते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा क्या होता है, इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और लेंथ इंटू ब्रेथ अगर हमें 100% है, इसका मतलब लेंथ हमारी क्या होगी, 10, और ब्रेथ भी हमारी क्या होगी, 10 होगी। ये हमारी क्या है, वर्तमान है। वृद्धि के पहले की जो हमारी लंबाई और चौड़ाई थी वो क्या है, 10 है, ऐसा हमने मान लिया। अब बोल क्या रहा है, इसी आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई। इसी 10 में कितने की वृद्धि कर दी गई, 20% की। कितने परसेंट की, 20% की। आप यहां समझ रहे कितने परसेंट वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो गई। तो अब इसकी जो लंबाई होगी कितनी हो गई होगी, 12 हो गई होगी। इसी प्रकार चौड़ाई में जब 30% की वृद्धि करेगा, तो 10 + 3 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है। और लेंथ इंटू ब्रेथ हमें नई वाले का क्षेत्रफल पूछा है, कितना हो गया, 156 हो गया। देखिए 13 × 12 जब करेंगे कितना होगा, 156 होगा। बुरा क्या है, आयत के क्षेत्रफल के प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी। इतनी टाइम 156% है, पहले कितना थी, 100% थी। पहले कितना थी, 100% थी। तो 156 - 100 कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 56% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट वृद्धि हो गई, 56% की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारे दिया हुआ है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल क्या आ रहा है, दो संख्याओं का योगफल 520 है।
अगर उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होगी। तो उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, हमें यही पूछा है। देखिए आज मैंने कुल आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व कराए। कितने क्वेश्चन सॉल्व कराए? 8 क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क स्वरूप दे रहा हूं कि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, वीडियो के लास्ट तक पहुंचेंगे, तो आपको ये 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पे जरूर दिखेगा। और मैं आशा करूंगा इस 9वें क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर 9वें क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, मैं देखता हूं कितने लोग कमेंट करते हैं कि 9वें क्वेश्चन का आंसर कितने लोग सही बताते हैं। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप यहाँ पे आज जो भी बताए रहेंगे, कल मैं जो अपने दूसरे प्रैक्टिस सेट में पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, फिर आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। तो आशा करूंगा कि आप पहली बात पूरी वीडियो को देखेंगे, और पूरी वीडियो को देखेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर जरूर बताएंगे। तो चलिए फिर विदा लेते हैं आपसे, कल फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपके पास फिर से। और आपके लेखपाल एग्जाम की गणित को एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ा दूंगा, एकदम टेंशन फ्री रहिए, बस आप मेहनत करते रहिए, सभी सब्जेक्ट पे अपना पूरा ध्यान देते रहिए। तो चलिए फिर, अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।